आज का हमारा लेक्चर जो है बेटे ये पहले तो ये थोड़ा सा बेसिक जो कॉस्मोलॉजी की बेसिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा है, और फिर कुछ ये सुपरनोवा क्या है, फिर न्यूट्रॉन स्टार क्या है, और फिर थोड़ी सी और बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में आज का लेक्चर है आज। लेकिन बिफोर दैट हम ये देखेंगे कि प्लैनेट्स जो हैं ये स्टार्स के अराउंड कैसे ऑर्बिट करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं प्लैनेट्स स्टार्स के अराउंड कैसे ऑर्बिट करते हैं। बेटे आप लोगों को पता है ये प्लैनेट्स जो हैं जैसे सूरज के गिर्द, सूरज एक अगर स्टार एक मीडियम साइज या छोटे साइज का अगर हम स्टार समझ लें, तो इसके इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स हैं जिससे मिलकर ये सोलर सिस्टम बना हुआ है, तो ये प्लैनेट्स सूरज के गिर्द कैसे घूम रहे हैं इसके बारे में दो थ्योरीज हैं। नंबर वन है न्यूटोनियन ग्रेविटेशन थ्योरी और दूसरी है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की थ्योरी जो है। तो ये बेटे दो थ्योरीज हैं। तो अगर हम न्यूटोनियन ग्रेविटेशन थ्योरी की बात करें तो फिर तो बात बहुत सिंपल सी और समझ में आने वाली है कि हर कोई भी चीज जो ऑर्बिट कर रही होती है, कुछ सर्कुलेट कर रही होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अगर उसको कहीं से भी मिल रही है तो फिर वो मूव करेगी सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में या अराउंड समथिंग। अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रही तो वो कभी भी सर्कुलेट किसी दूसरी चीज के गिर्द नहीं कर सकती। अगर हम जमीन को एक प्लेनेट या प्लैनेट्स को की बात हम करें तो ये सूरज के गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स की बात करें, देन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल थ्योरी प्लैनेट्स स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये हम सब जानते हैं क्योंकि प्लैनेट्स और स्टार ये मैसिव बॉडीज हैं और मैसिव बॉडीज हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स रखती हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी रखती हैं या ग्रेविटेशनल पुल रखती हैं। तो इस पुल की वजह से ये जो पुल है दिस इज एक्चुअली अट्रैक्शन है प्लैनेट्स और स्टार्स के दरमियान, और इस तरह प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। और अगर हमने इसी अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स को, ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को या ग्रेविटी पुल को अगर हम डिटरमिन करना चाहें, क्वांटिफाई करना चाहें, देन वी विल यूज द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी एम m1 m2 और आर स्क्वायर। और आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सर्कुलेट ऑर्बिट करते हुए सैटेलाइट और जिसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं ये स्टार्स, इनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप लोग ये जानते हो। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटोनियन ग्रेविटेशन थ्योरी के मुताबिक स्टार्स के अराउंड प्लेनेट का मूव करना एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है सेंटीपिटल फोर्स जिसकी वजह से स्टार्स मूव करते हैं। दूसरा है बेटे आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के मुताबिक जो हम स्पेस टाइम फैब्रिक लाइक जो जो स्पेस है इसको हम इस स्पेस को हम फैब्रिक लाइक शीट तस्वर करते हैं, और इसके अंदर तमाम हैवी ऑब्जेक्ट जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हुए हैं। तो जितना ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा मैसिव होगा, जितना ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा वो उस फैब्रिक को बेंड कर लेगा अंदर की तरफ। और उसकी बेंडिंग से क्या होगा, उसकी बेंडिंग से ये होगा कि वहां पर एक गड़ा बन जाएगा और प्लैनेट जो उस गड़े में गिरना चाहेंगे और इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे। और इस तरीके से ये बेंड जो है ये हैवी ऑब्जेक्ट्स की वजह से इतना बड़ा ये बेंड बन जाता है कि जो लाइट फोटोन है वो भी इस के पास से गुजरते हुए बेंड हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी फोटॉन्स को भी अट्रैक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन ग्रेविटेशन थ्योरी फोटोन पर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ग्रेविटी फोटोन्स पर भी अट्रैक्ट करती है। वजह यही है कि फोटोन भी स्पेस में जब मूव करेंगे, अगर तो देखो बेटे स्पेस प्लेन है तो फिर फोटोन भी प्लेन स्ट्रेट मूव करेंगे, लेकिन अगर प्लेन स्पेस जो है वो बेंडेड है तो फोटोन भी वहां से गुजरते हुए अपने आप को मोड़ लेंगे। तो ये इस वजह से ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट है आइंस्टाइन का उसके मुताबिक ऐसे है। हम बात करते हैं इसके बाद न्यूट्रॉन स्टार क्या है। न्यूट्रॉन स्टार पता क्या है बेटे, आपको पता होना चाहिए हर स्टार की लाइफ है, और अब लाइफ के बाद एक खास लाइफ के बाद स्टार जो है वो खत्म हो जाता है,
उसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाए या कोई भी वजह, तो अगर स्टार स्टेलर कोलैप्स होते हैं, स्टार जो है वो टूटते हैं, खत्म होते हैं, तबाह होते हैं, अगर उनका टूटना इस तरीके से हो कि उनका जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस ब्लो ऑफ हो जाए, आउटर लेयर, तो जब आप ये देखें ब्लो ऑफ होगी, आउटर लेयर बाहर को निकलेगी, तो वो कोर पर फोर्स, रिएक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगा के जाएगी, लिहाजा जो कोर है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और जब सिकुड़ना शुरू होगा तो वहां पर ग्रेविटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिकुड़ेगा तो उनके अंदर जो वैक्यूम है, स्पेस है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, एयर स्पेस वैक्यूम निकलना शुरू हो जाएगा, और पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल करीब आना शुरू हो जाएंगे, लिहाजा वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। स्टार्ट हुआ आउटर लेयर के ब्लो ऑफ होने से, और बाद में ग्रेविटी की वजह से वो कंप्रेस होना शुरू हो गया, और इतना कंप्रेस होगा, इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाए कि जो उसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से मर्ज कर जाए, न्यूक्लियस में मर्ज कर जाए, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा एक स्टेज आएगी कि सारे का सारा मटेरियल जो स्टार का, वो कोर का, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूट्रिनोज में। न्यूट्रिनो तो खैर वो जो है वो निकल जाती हैं, आसानी से स्केप हो जाती हैं, और न्यूट्रॉन मटेरियल बाकी रह जाता है। तो इस तरह वही स्टार जो है वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वो स्टार जिसमें सिर्फ मटेरियल न्यूट्रॉन ही हो, उसे हम कहेंगे न्यूट्रॉन स्टार, और ये स्टेलर कोलैप्स के नतीजे में बनता है। वैसे तो स्टेलर कोलैप्स जो है उसमें स्टार का खत्म हो जाना है, मुख्तलिफ एक्सप्लोजन होना, सुपरनोवा जो है वो भी स्टेलर कोलैप्स के नतीजे में होता है। लेकिन अगर स्टार्स बाहर से कोलैप्स होना शुरू हो तो फिर कोर जो है वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। मसलन अगर एक स्टार जो है उसका वो मैसिव, या उसका साइज जो है वो सूरज से 4 से 8 गुना है, तो जब वो एक बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार, तो उसका मैस बहुत कम हो जाएगा, उसका मैस, सॉरी, उसका जो साइज है वो तकरीबन 3 सोलर मैसेज के बराबर रह जाएगा, तो इतना ज्यादा वो कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये, और या इतना बाजू का स्टार छोटे हो जाते हैं कि उनका इंटरनल डायमीटर कोर का तकरीबन 20 किलोमीटर रह जाता है, और ये डेंस होते हैं, और इतने डेंसर होते हैं कि डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप एक सिंगल टीस्पून उस स्टार, न्यूट्रॉन स्टार का भरेंगे तो उसका भी, वो भी मिलियन बिलियन टन उसका वेट होगा। तो इतना, और इसका याद रखना है, ऑन एवरेज ग्रेविटी न्यूट्रॉन स्टार की जो, वो अर्थ की ग्रेविटी से 2 बिलियन टाइम ज्यादा होती है। तो आप लोग बच्चों ये बात याद रखोगे, इतनी ज्यादा। पल्सार क्या है, व्हाट इज पल्सार? पल्सार बच्चों एक्चुअली ये न्यूट्रॉन स्टार के टाइप है। पल्सार इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। और अगर न्यूट्रॉन स्टार अब ऐसे होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बाज़ जब मूव कर रहे होते हैं, जब रोटेट कर रहे होते हैं, तो ये रेडिएशन एमिट करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं, और these radiation are emitted after a regular interval, and this interval from millisecond to seconds रेंज होती है इनकी। तो बेटे इस, हम इसको फिर कहेंगे ये पल्सार है, यानी रेडिएटिंग पल्स, न्यूट्रॉन स्टार रेडिएटिंग पल्सेस आर कॉल्ड पल्सार। और वो न्यूट्रॉन स्टार जो जो मैग्नेटिक फील्ड जिसके अराउंड प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटार, और इसका फील्ड जो तकरीबन 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो याद रखना, ये न्यूट्रॉन स्टार जो है ये पल्सार भी हो सकते हैं, मैग्नेटार भी हो सकते हैं, तो ये याद रखना बेटे। हम बात करते हैं सुपरनोवा क्या है, व्हाट इज सुपरनोवा? सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा बेटे क्या है? सुपरनोवा याद रखना बेटे, ये इट इज एक्सप्लोजन इन द स्टार, स्टार पे धमाका होना, हम उसे कहेंगे सुपरनोवा। याद रखना, स्टार की एक लाइफ होती है, और उस लाइफ के बाद स्टार डेड हो जाता है, लेकिन एवरेज स्टार जब डेड होता है तो वो धमाके से डेड होगा, तो सुपरनोवा नहीं होगा, सिंपल एक्सप्लोजन होगा। लेकिन अगर एक मैसिव स्टार, एक बड़ा स्टार जो है, वो जब धमाके से तबाह होगा, तो उसको, वो जो धमाका क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा। तो सुपरनोवा इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन दैट अकर व्हेन स्टार डिस्ट्रॉय, व्हेन द लाइफ टाइम ऑफ स्टार इज कंप्लीटेड, तो उसको हम सुपरनोवा कहेंगे। सुपरनोवा की काजेज क्या हो सकती हैं बेटे? इसकी 2 काजेज हैं, याद रखना बेटा, बेटा 2 काजेज हैं।
पहली काज, अगर पहली काज है बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम में अगर दो स्टार्स इकट्ठे ही मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, तो जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक स्टार डेफिनेटली दूसरे स्टार से उसका मैच छीन लेगा, और जब वो छीनेगा मैच तो वो इवेंचुअली भारी हो जाएगा, उसका मैस, कोर का मैस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो अपने आप को होल्ड नहीं कर सकेगा और धमाके से फट जाएगा, जैसे सुपरनोवा होगा। तो जाहिर है ये स्टार जो है, अगर एक स्टार के अंदर दो स्टार का मैस आ जाएगा तो फिर वो स्टार बहुत बड़ा होगा, उसका धमाका भी बड़ा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा। दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ सुपरनोवा। दूसरी रीजन सुपरनोवा के बेटे ये हो सकती है कि जब किसी स्टार की लाइफ एंड होती है और उसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने लगता है, तो फिर उसका मैथ जो है वो कोर की तरफ फ्लो करता है, कोर की तरफ। लिहाजा उसका कोर, अल्टीमेटली उसका कोर जो है वो हैवी होना शुरू हो जाता है, और उस वक्त में ग्रेविटेशनल पुल जो है, फोर्स जो है वो उसको नहीं संभाल सकती, जिसकी वजह से उसका कोर कोलैप्स कर जाता है और उसके नतीजे में सुपर। लेकिन ये उस वक्त होगा अगर वो स्टार जो है, सिंगल स्टार, वो बड़ा होगा। लेकिन छोटे स्टार जैसे सूरज वगैरह में वो सुपरनोवा जो है वो वहां पर ऑब्जर्व नहीं होता, वो सिंपल एक्सप्लोजन होगा। तो सुपरनोवा की ये रीजन हो सकती है, यानी स्टार की लाइफ एंड हो, या फिर बाइनरी स्टार सिस्टम जो है उसमें दो स्टार्स इकट्ठे मिलकर चले तो फिर भी सुपरनोवा क्रिएट करते हैं। बेटे ये एक और चीज छोटी सी आपने एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल या कॉस्मोलॉजिकल लॉ क्या है। आप लोगों ने एक स्टेडी स्टेट थ्योरी देखी पढ़ी थी पीछे स्टार्ट में, स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स जो है वो एज इट इज है, हमेशा से ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, कोई इसमें एक्सपेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट लुक लाइक सेम अराउंड एवरीवेयर। लेकिन कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा सा स्टेडी स्टेट थ्योरी से मिलता जुलता, बट इट इज नॉट अ स्टेडी स्टेट थ्योरी, इट डजंट फॉलो स्टेडी स्टेट थ्योरी। हम अगर अपनी अप्रोच की बात करें, हमें जैसे यूनिवर्स नजर आ रही है, हम ऐसे देख लें या फिर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देख लें, हबल टेलीस्कोप से देख लें बेटे, तो जैसे हमें यूनिवर्स नजर आ रही है ना, अगर आप देखो तो हमें तकरीबन हर जगह से एक जैसी नजर आती है। ऑल्दो यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कॉन्टिन्यूसली, लेकिन इसकी एक्सपेंशन भी तो हर तरफ एक जैसी है ना। आप ऐसे समझे कि एक लाइट बल्ब ऑन है, जब आप ऑन करते हो तो उससे लाइट जो निकलती है वो हर तरफ से एक जैसी निकल रही है, और हमें हर तरफ से एक जैसी लाइट उसकी निकल नजर आएगी। बिल्कुल इस तरह अगर यूनिवर्स लाइट, ऑल द लाइट जो है बल्ब से निकलकर फैल रही है, लेकिन हमें हर तरफ से एक जैसी नजर आएगी। तो इसी तरह यूनिवर्स अगर जो फैल रही है, लेकिन हमें यूनिवर्स हर तरफ से एक जैसा यूनिवर्स का नजर आना, दिस इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो ये कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल है, और इसका मतलब है कि यूनिवर्स जो है ये आइसोट्रोपिक है और होमोजेनस है, हर तरफ से दिखने में एक जैसी, और इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू कॉस्मोलॉजिकल लॉ या प्रिंसिपल। कुछ बेटा बातें ये गैलेक्सीज के बारे में आपको पता है। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी जो है एक्चुअली कलेक्शन ऑफ स्टार है, बॉन्डेड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी मुख्तलिफ लातादाद, बहुत सारी तादाद में जो स्टार्स हैं वो कलेक्ट मिले हुए हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के जरिए, और गैलेक्सीज बनाते हैं। तो गैलेक्सीज एक्चुअली आर द कलेक्शन ऑफ स्टार्स। हम जिस स्टार गैलेक्सी में रहते हैं, दैट गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी, एंड इट हैज अबाउट 200 बिलियन स्टार्स। 200 अरब स्टार्स इस गैलेक्सी में मौजूद हैं, जो हमारे वाली गैलेक्सी है, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी। और टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स में तकरीबन 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। देखो कितनी बड़ी यूनिवर्स है। 100 यानी 100 अरब गैलेक्सीज हैं, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो एक छोटी एवरेज साइज गैलेक्सी, इसमें 200 बिलियन स्टार्स हैं। और एंड्रोमेडा वो गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल करीब है। एंड्रोमेडा जो करीब मिल्की वे गैलेक्सीज के करीब तीन गैलेक्सी है, दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड इट हैज अ डिस्टेंस अबाउट 2.6 मिलियन लाइट ईयर्स। इतना करीब होने के बावजूद भी इतने लाइट ईयर दूर है ये एंड्रोमेडा। और अगर हम बात करें लोकल ग्रुप क्या है, तो मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी एंड क्लस्टर ऑफ अदर 43 गैलेक्सीज, तो मिलकर तकरीबन ये 45 गैलेक्सीज का जो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप ये वो वाला ग्रुप है गैलेक्सीज का
जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारी गैलेक्सी भी है। और सुपर क्लस्टर जो है ये भी ऐसा ही एक गैलेक्सीज का ग्रुप है, बट इट ग्रुप हैज थाउजेंड ऑफ गैलेक्सीज। और ये सुपर क्लस्टर जो है ये यूनिवर्स में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है स्टार्स का। तो बेटा ये कुछ बातें थी सुपर क्लस्टर के बारे, गैलेक्सीज के बारे में। अगर हम ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल की डिटेल तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैं बहुत शॉर्ट सा यहाँ पर ब्लैक होल का थोड़ा सा बताया कि ब्लैक होल एक्चुअली यूनिवर्स में मोस्ट डेंसर इंटेंस मटेरियल having a escape velocity equal to or exceed the speed of light। इतना डेंसर मटेरियल जिसमें जहां पर escape velocity स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड कर जाए या उसकी इक्वल हो जाए तो उसको हम कहेंगे ब्लैक होल। और ब्लैक होल जो है ये किसी भी साइज का हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन it has different types according to its size। माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल, नॉर्मल साइज ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल। माइक्रोस्कोपिक साइज ब्लैक होल छोटा साइज का जो नॉर्मल साइज का, फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल ये वो ब्लैक होल होगा जिसमें मिलियन टू बिलियन सोलर मैस, सूरज से लाखों बल्कि करोड़ों बल्कि अरबों सोलर मैस मिल जाए तो फिर ब्लैक होल होगा ना, जो उसको हम कहेंगे सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो याद रखना बेटा ब्लैक होल ये मैस है, यूनिवर्स में सबसे डेंसर जो मैस है उसको हम कहेंगे ब्लैक होल। और ये डेंसर होने की वजह से इसकी ग्रेविटी भी इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर स्केप होना जो है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, या स्पीड ऑफ लाइट जितनी हमें अगर वेलोसिटी है तो स्केप हो सकेंगे। बेटे दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर वी हैव डिस्कस टुडे। तो आप लोग अभी इसको आपने सुना है, आप लोग बेटे कोई क्वेश्चन कोई बात पूछना चाहो तो पूछो, लेकिन ये मुझे अफसोस है इस बात का है कि सिर्फ 15 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। ये बेटे ये बड़े अफसोस की बात है। मैं ये अटेंडेंस जो है इसको बड़ा करूंगा बेटे, इसको बड़ा सीरियस में लूंगा। और ये अटेंडेंस जो आपकी काउंट होगी ये फिर याद रखना, ऐसा ना हो कि आप नुकसान कर लो। तो बेटे ये मुझे अफसोस है कि सिर्फ 15 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। और अभी देखो बेवकूफ ऐसे स्टूडेंट आप एंटर होना चाह रहे हैं, तो ये बेटा थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करें। आप लोग क्वेश्चन पूछें। लाइट ईयर, लाइट ईयर टू एक्सप्लेन कर दें सर। लाइट ईयर, शाबाश बेटे। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। रोशनी एक साल में जो डिस्टेंस कवर करती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर यानी आप ये देख लेना कि रोशनी की स्पीड जो है तकरीबन 3×10⁸ मीटर्स पर सेकंड है एक सेकंड में। तो आप इसमें इसको मिनट, फिर आवर्स, फिर दिन में, फिर साल में कन्वर्ट करें इसी को, तो जितना रिजल्ट आता है वो लाइट ईयर है। आप ये समझ लें कि अगर हम एक लाइट ईयर की बात करें तो 1 लाइट ईयर जो है ये किसके इक्वल है, कितना डिस्टेंस है बेटे। 1 लाइट ईयर जो है 1 लाइट ईयर तकरीबन 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर्स डिस्टेंस है। 10⁻15 मीटर्स डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में कवर करती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। बहुत अच्छे और क्वेश्चन पूछे। डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार। हाँ प्लैनेट, शाबाश बेटे। प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस जो है बच्चों, प्लैनेट बहुत सारे डिफरेंस हैं। एक तो प्लैनेट छोटा साइज का मटेरियल है, स्टार बड़े साइज का मटेरियल है। प्लैनेट जो है इसकी अपने ऊपर कोई रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होते, ना इसकी अपनी रोशनी होती है, ना वहाँ एनर्जी ये खुद प्रोड्यूस करता है। जबकि स्टार्स में न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उसमें लाइट एलिमेंट होते हैं, वो लाइट एलिमेंट फ्यूज होकर न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो रोशनी देता है, हीट देता है, और वो साइज में बड़े होते हैं। तो प्लैनेट जो हैं ये हमेशा ऑर्बिट करते हैं अराउंड द स्टार्स। असल में पता क्या बेटे, प्लैनेट जो है ना ये स्टार्स का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो डेड मटेरियल जो प्लैनेट स्टार से अलग हो जाता है उसे हम प्लैनेट कहते हैं। तो ये डेड मटेरियल का मतलब ये है कि यहाँ पर एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये एलिमेंट हैवी होने की वजह से फ्यूज नहीं होते और ये फ्यूल प्रोड्यूस नहीं करते, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। स्पेस टाइम कर्व को बेटा अगर एक्सप्लेन कर दें, स्पेस टाइम कर्व
ये सारी स्पेस जो है इसको हम स्पेस टाइम कर्व का नाम देते हैं। मतलब ये है कि ये आप समझ लें कि स्पेस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इसकी एक्सपेंड हुई हुई है। अगर देखो ना एक्स वाई जी डायरेक्शन में, और फिर चौथा हम डायमेंशन जो टाइम ले लें कि टाइम के साथ इसकी एक्सपेंशन हो रही है, तो उसको स्पेस टाइम कहते हैं। असल में स्पेस ही है, स्पेस ही है जिसको टाइम के साथ साथ इसमें चेंज आ रही है, तो वो स्पेस टाइम कर्व होगी। तो स्पेस टाइम ये सारा स्पेस टाइम कर्व, मतलब ये जितनी यूनिवर्स में जितनी भी स्पेस है सारी स्पेस टाइम कर्व है। और जहां पर स्पेशली प्लैनेट्स या हैवी बॉडीज मौजूद हैं वो वहां पर ये स्पेस जो है वो कर्व हुई हुई है, फैब्रिक प्लास्टिक शीट की तरह मुड़ी हुई है। शाबाश, आप अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो। स्टूडेंट ने पूछा है ब्लैक होल आर्टिफिशियली बने। आर्टिफिशियली बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, ये नेचुरली ब्लैक होल बनेंगे ये। और ये इसके बारे में हम डिटेल पे बात करेंगे कमिंग लेक्चर में, लेकिन ब्लैक होल याद रखना है ये आर्टिफिशियली नहीं बन सकते, ये नेचुरली बनते हैं। और ये बेटे डेंसर मटेरियल जो है ना यूनिवर्स में का सबसे डेंसर और हैविंग लार्जेस्ट ग्रेविटी, उस पार्ट को हम कहते हैं ब्लैक होल। तो ये आर्टिफिशियली नहीं बन सकते। प्लैनेट डिपेंड ऑन स्टार। प्लैनेट्स जो है ये स्टार पर डिपेंड, पता नहीं किस हवाले से आप बात करते हो, लेकिन ये आप ऐसे समझ लें कि ये चूंकि ये स्टार का ही पार्ट होते हैं, लिहाजा डिपेंडेंस उसी के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। तो आप क्या पूछना चाहते हैं भाई, डिपेंड कैसे करते हैं, पूछ लें मजीद क्वेश्चन। स्टार के टूटने की क्या वजह होती? बेटा देखो, स्टार के टूटने की या उसके खत्म होने की या कोलैप्स होने की जो रीजन है वो उसका न्यूक्लियर फ्यूल है। जब उसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो कोलैप्स होता है, वो टूटता है। या फिर जब दो स्टार टकराएंगे तो फिर भी ऐसा होगा। बेटा ये ब्लैक होल जो है ये असल में मटेरियल मोस्ट डेंसर मटेरियल है। और यूनिवर्स में चूंकि ये यूनिवर्स का एक यूनिक पार्ट है, इसलिए शायद साइंटिस्ट की या रिसर्चर की ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। हम इस पे कमिंग लेक्चर में इस पे बात करेंगे डिटेल से, अभी तो जस्ट आपको थोड़ा सा बताया है। नहीं, प्लैनेट्स बेटा ये देखो, ज़मीन हमारी एक प्लैनेट है, तो यहाँ कितने रिएक्शन होते हैं। तो ये ज़मीन जो है एक प्लैनेट है। प्लैनेट्स पर मैंने बताया ना ये इसका न्यूक्लियर फ्यूल नहीं होता, यानी ये फ्यूल प्रोड्यूस नहीं करते प्लैनेट्स। और